बच्चों, इस वीडियो में हम 12वीं क्लास में चैप्टर 11 त्रिविमीय ज्यामिति में अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण हम लोग याद करेंगे। जैसा कि हम लोग 11वीं क्लास में रेखा का समीकरण पढ़ चुके हैं, लेकिन वो 2 डायमेंशन में था। आप थोड़ा सा याद करेंगे हम लोग किन परिस्थितियों में रेखाओं के समीकरण ज्ञात किए थे। वहाँ कुछ जानकारी आपको पहले दी जाती थी। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप ये देखें, कोई ऐसी रेखा जो एक पॉइंट से होकर जा रही है जिसका प्रवणता ज्ञात हो, तो उसका समीकरण हम लोग y माइनस y1 बराबर यक्ष माइनस x1 के रूप में ज्ञात किए थे। फिर अंतःखंड रूप में भी ज्ञात किए। मैंने कुछ जानकारी, आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि उस सरलेखा को आप खींच सकें। जैसे अंतःखंड रूप में x/a प्लस y/b इक्वल 1, ऐसे विभिन्न रूपों में हम लोग ज्ञात किए थे। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर हम कैसे याद करेंगे, एक दिए हुए बिंदु A से जाने वाली तथा सदिश B के समांतर रेखा का समीकरण। इस अंतरिक्ष में अब त्रिविमीय ज्यामिति होगा, थोड़ा सा फिगर ध्यान से समझना होगा आपको। एक पॉइंट होगा, इस स्पेस में कहीं भी एक पॉइंट हो सकता है, और एक वेक्टर होगा B, उसके पैरेलल रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो आइए पहले उसका फिगर हम समझाते हैं। हम मान लेते हैं एक्सिस को पहले मान लो, x अक्ष, y और z। यहाँ एक पॉइंट कोई A दिया हुआ है जिसका स्थिति सदिश ज्ञात होगा आपको। सपोज दैट A, हम मान लेते हैं A का स्थिति सदिश A। अब यहाँ पहले से वेक्टर B आपको दिया होगा जिसका दिक, कोसाइन या फिर दिक अनुपात सब कुछ ज्ञात होगा। इस A से जाने वाली एक ऐसी रेखा जो B के पैरेलल हो, ध्यान दीजिए B के पैरेलल हो, इस रेखा AB का समीकरण हमें ज्ञात करना है जो इस B के पैरेलल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये मान लेते हैं वेक्टर A का स्थित पोजीशन वेक्टर हम मानते हैं A, और B जो होगा B से जाने वाली सदिश का समीकरण है, B का सब कुछ पता होगा। तो हम ये मानते हैं कि इस रेखा AB पर एक पॉइंट B कहीं पर P स्थित है। ओके, सबसे पहले मान लेते हैं कि माना रेखा AB पर कोई बिंदु P स्थित है, लेकिन P का पोजीशन वेक्टर आपको ज्ञात होगा। मान रहे हैं, ये भी मान ले रहे हैं कि वो P का पोजीशन वेक्टर R, इसको हम मानते हैं R। बच्चों, इस फिगर से ध्यान देंगे, क्या AP B के पैरेलल होगा? एकदम क्लियर है। यहाँ AP वेक्टर AP जो होगा वो पैरेलल होगा, पैरेलल किसके? B के होगा, क्योंकि ये प्रश्न में ही दिया हुआ है A से जाने वाली ऐसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो B के समांतर हो। ये ध्यान दीजिए, सब कुछ, ये कुछ भी इस तल पर नहीं है। B कहीं भी हो सकता है, P इस स्पेस में कहीं भी हो सकता है, उससे जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो इसके पहले हमें पता है कि AP अगर B के पैरेलल है तो AP को हम ऐसा भी लिखना जानते हैं, बराबर लिखते हैं तो एक कांस्टेंट लगा के इसमें लिख सकते हैं। इसको पोजीशन वेक्टर के रूप में अगर लिखते हैं AP को, तो आप लिख सकते हो OP माइनस OA इक्वल लैम्डा B। बच्चों, यहाँ OP को हम R मान रहे हैं, R, OA A है, इक्वल लैम्डा B, मीन्स R इक्वल A प्लस लैम्डा B। ये जो समीकरण प्राप्त हुआ, इसे हम बोलेंगे उस रेखा का सदिश समीकरण है जो पॉइंट A, जिसका पोजीशन वेक्टर A से जाने वाली रेखा का समीकरण है और जो सदिश B के समांतर है। ओके, तो ये उसका सदिश समीकरण है। इसको हम कार्तीय रूप में भी चेंज कर सकते हैं। तो कार्तीय रूप में चेंज करने के लिए सब कुछ आपको मानना पड़ेगा। हम मानते हैं पॉइंट A का निर्देशांक मानेंगे x1 y1 z1। तो इसके लिए हम मानते हैं, माना A का निर्देशांक x1 y1 z1 है, जिससे आपको जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। और P एक चर निर्देशांक मान लेते हैं, और P का निर्देशांक हम मान लेते हैं x y z, और इस B का दिक अनुपात मान लेते हैं, भी मान लेते हैं। माना B का दिक अनुपात ABC या कोई भी मान लेते हैं,
और हमें पता है कि अगर समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात आपस में बराबर होते हैं, अगर बी का दिक् अनुपात ए बी सी है तो इस लाइन ए बी का भी दिक् अनुपात ए बी सी होगा। ओके, अब यहाँ देख लीजिए आप, अगर ये सब मान हम इसमें पुटअप करें तो सबसे पहले आप ये देख लें, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ओके, तो समीकरण 1 से क्या आप लिख सकते हैं, एक इस आर को क्या लिखेंगे, पी का पोजीशन वेक्टर है, तो पी का जब कोऑर्डिनेट आप एक्स वाई जेड मान लिए, आप एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रूप में इसको लिख सकते हैं। ए पॉइंट ए का निर्देशांक अगर x1 y1 z1 है तो उसको पोजीशन वेक्टर के रूप में लिखना है x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के भी लिख सकते हैं, प्लस लैम्डा बी प्लस लैम्डा बी। बी का अगर दिक् अनुपात ए बी सी है तो उसको आप क्या लिख सकते हो, ए आई बी जे प्लस सी के। ओके, यहां से बच्चों इसको आप इधर लाइए, इसको हम इधर लाते हैं और इसमें कॉमन भी लेते हैं, x माइनस x1 आई प्लस y माइनस y1 j प्लस z माइनस z1 k। ये तीनों इधर लाते आई जे के ऐसे लिख लिए, बराबर यहां से लिखते हैं लैम्डा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। यहां से अगर दोनों पक्षों की हम तुलना करते हैं तो क्या मिलना है, तुलना करने पर देखिए यहाँ x माइनस x1 इक्वल क्या होगा, लैम्डा ए, ध्यान दीजिएगा लैम्डा ए ओनली ऐसे ए, कामा यहां से y माइनस y1 बराबर क्या मिलेगा, यहां से b। ओके, लैम्डा बी बराबर लैम्डा बी, यहां से z माइनस z1 बराबर क्या मिलेगा, लैम्डा सी। ओके, थोड़ा सा वीडियो रोकिए आप, थोड़ा सा इधर हम मिटा रहे हैं, उसके बाद इसको नोट कर रहे हैं। तो यहां से ध्यान दीजिए x माइनस x1 बाई ए लिखते हैं, ए इक्वल क्या होगा, लैम्डा y माइनस y1 बाई बी इक्वल भी लैम्डा होगा, और यहां से z माइनस z1 बटे सी बराबर भी लैम्डा होगा। ओके, तो यहां से ये सब लैम्डा आपस में बराबर है, मीन्स x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी और z माइनस z1 बाई सी। मेरे प्यारे बच्चों, ये कैसा इक्वेशन है, ये किस टाइप का समीकरण है, यह ऐसी रेखा का समीकरण है जो पॉइंट x1 y1 z1 से होकर जा रही है और जिसका दिक् अनुपात ए बी सी उस रेखा का एक कार्तीय समीकरण होगा, और ऐसी रेखा जिसका स्थिति सदिश वेक्टर ए, कोई ऐसे पॉइंट जिसका स्थिति सदिश वेक्टर ए है उससे होकर जा रही है और वेक्टर बी के पैरेलल है, उसका सदिश समीकरण ये होगा आपका। ओके, एक पॉइंट ए से जाने वाली रेखा का समीकरण जो बी के पैरेलल है, अगर उसका सदिश समीकरण लिखना है तो आप ये लिखेंगे, और उसका कार्तीय समीकरण लिखना है तो ये। लेकिन ये कब आप प्रयोग कर पाएंगे, जब वेक्टर ए का कोऑर्डिनेट दिया हो, उसका निर्देशांक दिया हो x1 y1 z1, और जिसके पैरेलल ये लाइन है उसका दिक् अनुपात दिया हो ए बी सी। अभी इस पर हम तुरंत आपको एक एग्जाम्पल समझाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट समीकरण उसके बाद बता रहे हैं। ओके, इसको नोट करें आप। जैसे एक एग्जाम्पल या तुरंत समझें, एक पॉइंट दिया है 5 2 -4, इस पॉइंट से जाने वाली एक ऐसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो वेक्टर बी 3i + 2j - 8k के पैरेलल हो। इसका सदिश समीकरण लिखना है तो सबसे पहले इसको वेक्टर के रूप में लिखना होगा आपको। ए बराबर क्या लिखोगे, 5i + 2j - 4k। इस पॉइंट से जाने वाली ऐसी रेखा जो बी के पैरेलल है उसका सदिश समीकरण आप ये लिख रहे हैं r इक्वल, तो यहाँ लिखोगे ऐसे। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो सदिश समीकरण सीधे लिखना, कुछ नहीं करना आपको, r इक्वल a प्लस लैम्डा बी, तो सीधे लिखेंगे r इक्वल a मीन्स 5i 2j - 4k प्लस लैम्डा बी सीधे लिखेंगे यहाँ 3i + 2j - 8k। बच्चों, ये सीधे आपका ये आंसर होगा आपका। सदिश समीकरण पूछता है तो ऐसे लिखेंगे, और कार्तीय समीकरण अगर पूछता है ऐसे, कार्तीय समीकरण क्या होगा, यहाँ आपके पास फॉर्मूला है x - x1 बाई ए।
यक्स माइनस यक्स वन, इस ये यक्स वन वाई वन जेड वन है और इस बी का दिक अनुपात 3:2 - 8 ये पहले से भी आप जानते हैं। यक्स माइनस यक्स वन मीन्स 5/3 y -2/2 और जेड माइनस ये खुद माइनस है तो +4 होगा बाई -8। ये क्या होगा, उस रेखा का कार्तीय समीकरण है और ये क्या है, उस रेखा का सदिश समीकरण है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है, निश्चित है इसका, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। एक समीकरण और हम बताते हैं, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। एक ऐसी रेखा का समीकरण हम लोग ज्ञात किए कि एक पॉइंट से जाने वाली रेखा का समीकरण और जो किसी दिए हुए सदिश बी के पैरेलल है। अब आपके पास दो पॉइंट होंगे, सीधे उन दोनों पॉइंट से जाने वाली रेखा का समीकरण हम लोग ज्ञात करते हैं। ओके, इतनी बातों को नोट कीजिए आप। अब नेक्स्ट हम ज्ञात करते हैं दो दिए गए बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। हम यहाँ दो पॉइंट मान लेते हैं, ये दिए हुए बिंदु है x1 y1 z1 और एक दूसरा बिंदु है x2 y2 z2। अगर इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं, इसको x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष, यहाँ कहीं दो पॉइंट्स E और इधर कहीं B मान लेते हैं। इन दो बिंदुओं से जाने वाली एक ऐसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ओके, अगर बिंदु A का पोजीशन वेक्टर हम OA को A मान लेते हैं और OB B का स्थित सदिश वेक्टर B मानते हैं। अब यहां भी हम लोग सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण दोनों को ज्ञात करते हैं। तो कार्तीय समीकरण कैसे मिलेगा और सदिश समीकरण दोनों के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि इस रेखा AB पर एक पॉइंट P कहीं भी यहां मान लो, उससे कोई मतलब नहीं, सपोज दैट बाहर भी मान सकते हैं। एक पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर यहां से मान लेते हैं R, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है R, मीन्स OP बराबर क्या होगा R। तो इस फिगर से ये एकदम क्लियर है कि AP जो होगा वो पैरेलल होगा AB की। आप देख सकते हैं AP लाइन AB के पैरेलल है। तो कोई भी पैरेलल लाइन है तो इसको अगर इक्वल लिखना है तो आप एक कांस्टेंट लैम्डा लगाकर AB लिख सकते हैं, और इसको पोजीशन वेक्टर के रूप में लिखना है तो OP माइनस OA इक्वल लैम्डा OB माइनस OA। OP क्या है, वेक्टर R, OA को वेक्टर A लिखेंगे, लैम्डा OB को वेक्टर B लिखेंगे, OA वेक्टर A। तो फिर R इक्वल क्या होगा, यहाँ A प्लस लैम्डा B माइनस A। तो बच्चों ये कैसा समीकरण मिला आपको, एक ऐसी रेखा का समीकरण है जो दो बिंदुओं A और B से होकर जा रही है, उसका सदिश समीकरण हो गया। अब इसी का अगर हम कार्तीय समीकरण लिखना चाहते हैं तो कार्तीय समीकरण तो फिर इसके निर्देशांक के रूप में आ जाएगी। तो फिर ये सारे मान इसमें भर लें। R की जगह पर तब क्या भरेंगे आप, R क्या है, P का पोजीशन वेक्टर, और P का निर्देशांक तब मान लेते हैं, यहीं पर मान लेते हैं P का निर्देशांक अगर x y z हो तो फिर इस R को आप क्या लिखेंगे, x I प्लस y j प्लस z के तब लिखेंगे, और A को क्या लिखेंगे तब x1 I प्लस y1 j प्लस z1 k प्लस लैम्डा B माइनस A। तो B माइनस A को भी लिखना होगा आपको। B को तब क्या लिखेंगे, B इसका पोजीशन वेक्टर है x2 y2 z2 का, आप लिखोगे x2 I प्लस y2 j प्लस z2 k। ओके, माइनस A, तो माइनस A आप यहाँ से लिखें तब x1 y1 z1, x1 I माइनस y1 j प्लस माइनस z1 k। यहाँ हम थोड़ा सा नोट करते हैं, या एक लाइन और यहाँ बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिए। इस पद को हम इधर लाते हैं और इसमें से I और इसमें से I को कॉमन भी ले रहे हैं। x माइनस x1 I, यहाँ होगा y माइनस y1 j, यहाँ होगा z माइनस z1
के। ओके, ये सारे पद इधर आ चुके। इक्वल लैम्डा, यहाँ ध्यान दीजिए आई इसमें कॉमन लेते हैं तो x2 माइनस x1 आई, फिर यहाँ लिख सकते हो y2 माइनस y1 j, प्लस यहाँ से लिखोगे z2 माइनस z1 k। बच्चों अब दोनों पक्षों की अगर हम तुलना करते हैं तो क्या मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। तुलना करने पर x माइनस x1 इक्वल लैम्डा x2 माइनस x1, फिर कामा ऐसे y माइनस y1 इक्वल लैम्डा y2 माइनस y1, और ऐसे ही यहां से z माइनस z1 बराबर लैम्डा z2 माइनस z1। ओके, इसको इसके नीचे लाते हैं लैम्डा, इसको इसके नीचे लाएंगे लैम्डा, इसको इसके नीचे लाएंगे तभी लैम्डा। अतः आप ये लिख सकते हो x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1, y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1, z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1। देखिए यहाँ पर दो टाइप के समीकरण ज्ञात किए। दो दिए गए बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, ये सदिश समीकरण है और ये कार्तीय समीकरण है। कब इनका यूज करेंगे, जब वेक्टर के रूप में a और b दिए गए होंगे तो आप इसका यूज करेंगे, सीधे सीधे a लैम्डा b माइनस a रख लेंगे। जब कोऑर्डिनेट उसका निर्देशांक सब कुछ दिया है, a का निर्देशांक x1 y1 z1, b का भी निर्देशांक x2 y2 z2 दिया गया है, और तब उस पर एक p अचर बिंदु, कोई भी एक चर बिंदु x y z हो तो इससे जाने वाली रेखा का समीकरण आप ये प्रयोग करेंगे, x माइनस x1 यहाँ से लिखेंगे आप। इन दोनों बिंदुओं का ये भुज जो x2 और x1 है उसका डिफरेंस लिखेंगे y माइनस y1। ऐसे ये क्वेश्चन होगा आपका। इस पर हम एक क्वेश्चन आपको एक एग्जाम्पल समझाते हैं, इस बात को आप वीडियो रोकिए और नोट कीजिए। हाँ तो बच्चों यहाँ देखिए दो पॉइंट्स दिए गए हैं -1 0 2 और 3 4 6। इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा का अगर समीकरण आपसे पूछा जाए, ये सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण, सीधे इस फार्मूला का यूज कैसे करेंगे आप। यहाँ देखो a वेक्टर a, इसको आप लिख सकते हो -i, ये 0 है छोड़ दो, +2k, और यहाँ वेक्टर b क्या होगा आपका 3i 4j + 6k। तो सीधे सदिश समीकरण क्या होगा, सदिश समीकरण फार्मूला आपका ये है r इक्वल a प्लस लैम्डा b माइनस a, r इक्वल a ये लिखेंगे -i + 2k प्लस लैम्डा b, b मीन्स 3i 4j + 6k माइनस a, तो माइनस इसको करेंगे तो +i, ये होगा -2k, यहाँ से देख लें। तो ये हो गया आपका r इक्वल -i + 2k प्लस लैम्डा 3i + i 4i + 4j 6k -2k 4k। तो ये जो इक्वेशन प्राप्त हुआ ये उसका सदिश समीकरण होगा, इसका इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण। अगर कार्तीय समीकरण लिखना है इस फार्मूले में आप फिलअप कर सकते हैं, मान कर सकते हो। कार्तीय समीकरण लिखना फिर x माइनस x1 क्या है, यहाँ खुद -1 है तो +1 होगा, अपॉन x2 माइनस x1 3 + 1, y माइनस y1 क्या है 0, अपॉन y2 माइनस y1 4 - 0, z माइनस z1 आपका है 2, अपॉन 6 - 2, या इसको थोड़ा सा संशोधन कर लें, x + 1 अपॉन ये 3 + 1 4 इक्वल y अपॉन देखिए 4 z माइनस 2 अपॉन 6 - 2 4। तो बच्चों ये दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण, इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण। यहाँ पर त्रिविमीय ज्यामिति में ये ध्यान दीजिएगा, रेखा का समीकरण कार्तीय समीकरण का एक स्टैंडर्ड रूप है। इसके पहले वाले भी एग्जाम्पल में आप देखेंगे
तो कुछ x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी ही लिखे थे हम। ये इक्वेशन भी कुछ उसी टाइप का आ रहा है। देखो x माइनस x1 बाई ए कोई कांस्टेंट है, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी, ऐसे मिल रहा है आपको। ओके, तो किसी भी विधि से समीकरण निकालेंगे मानक रूप तो एक ही होगा। जैसे आप कक्षा 11 में मानक रूप द्विविमीय ज्यामिति में ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 लिख रहे थे आप, तो ऐसे ही त्रिविमीय ज्यामिति में रेखा का मानक स्टैंडर्ड रूप x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी के रूप का ही होगा। और यहाँ सदिश समीकरण r इक्वल ए प्लस लैम्डा, ये कोई एक फैक्टर होगा, इस टाइप का होगा, r इक्वल ए प्लस लैम्डा बी, ये स्टैंडर्ड रूप होगा। अब इसमें विभिन्न तरीके हैं, 2 पॉइंट हैं, यहाँ बी माइनस ए लिखते हैं और वहाँ एक पॉइंट से जाने वाली रेखा का समीकरण था, तो r इक्वल ए प्लस लैम्डा बी। तो यहाँ 2 तरह के समीकरणों को हम बताए। अभी इसमें 2 रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है और 2 रेखाएं असमांतर रेखाएं हैं, तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का भी हम आपको एक फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो बच्चों इस वीडियो को रोकिए, थोड़ा सा नोट करें। अब हम 2 रेखाओं के मध्य कोण को ज्ञात करेंगे। बच्चों यहाँ जैसे मान लीजिए x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस ये ओरिजिन है। यहां से कोई जाने वाली एक लाइन L1 हो, ओके, और यहां से कोई और एक लाइन ऐसे L2 हो। L1 L2 2 लाइन है जिनके डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 और L2 के डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2। ओके, अभी हम ये मान लें, हमें करना क्या है, हमारा काम ये है कि L1 और L2 के बीच का एंगल थीटा निकालना है, इसके लिए फार्मूला ज्ञात करना है। तो अभी हम इस पर एक पॉइंट अगर P मान लेते हैं और इस पर एक पॉइंट Q मान लेते हैं, तो अगर इस लाइन L1 का डायरेक्शन रेशियो दिक् अनुपात A1 B1 C1 और लाइन L2 का डायरेक्शन रेशियो अर्थात दिक् अनुपात A2 B2 C2 हो, तो ये पक्का है। आप अगर इस वेक्टर OP को लिखना चाहें तो उसके कंपोनेंट A1 B1 C1 होंगे, मीन्स A1I प्लस B1J प्लस C1K। और ठीक इसी प्रकार अगर वेक्टर OQ को हम लिखना चाहें तो इसको कंपोनेंट A2 B2 C2 होंगे, मीन्स A2I प्लस B2J प्लस C3 C2K। ओके, तो ऐसे 2 वेक्टर OP और OQ के बीच का जो एंगल होगा वही तो लाइन L1 और L2 के बीच का एंगल होगा। तो ऐसे केस में तो हमें पता है अगर इनके बीच का कोण थीटा है तो cos थीटा इक्वल, इतनी बात लिखना हम जानते हैं कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये कहाँ से मिल रहा है? डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणनफल से, जैसे A डॉट B अपॉन मॉड A इंटू मॉड B। तो बच्चों इस तरह से हम 2 लाइन के बीच का एंगल किन परिस्थितियों में ज्ञात कर रहे हैं, जब उनके डायरेक्शन रेशियो ज्ञात हो। एक फार्मूला ऐसे बन गया, यदि एक लाइन A1 B1 C1 जिसका डायरेक्शन रेशियो दूसरे का A2 B2 C2 हो, उनके बीच का एंगल आप इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें भी स्थिति है, यदि ये दोनों लाइन परस्पर लंब हैं तो लाइन लंब कब होंगे? जब cos 90, ये cos 90 मीन्स 0। ये 0 होने का मतलब क्या होगा? ये तो ऑलरेडी 0 होगा नहीं, किसी भी सदिश का मापांक 0 होगा नहीं, मीन्स यही 0 होगा। तो इसका मतलब यहाँ से एक प्रतिबंध भी निकाल सकते हैं आप, यदि L1 लंब होगा L2 पर तो यहाँ से प्रतिबंध क्या आ रहा है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल 0। और L1 पैरेलल होगा L2 के, तो क्या होगा? इनके डायरेक्शन रेशियो का अनुपात बराबर होगा A1 बटे A2 इक्वल B1 बटे B2 इक्वल C1 अपॉन C2। ऐसे हम 2 रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कर सकते हैं, उनके लंब होने का प्रतिबंध ज्ञात कर सकते हैं और उनके पैरेलल होने का प्रतिबंध ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ एक स्थिति और हो सकता है आपको, जैसे 2 रेखाओं का समीकरण अगर कार्तीय रूप में दिया हो, जैसे
यक्स माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल y माइनस y1 अपॉन b1 z माइनस z1 अपॉन c1 और एक रेखा का समीकरण यक्स माइनस x2 अपॉन a2 y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 अपॉन c2 के रूप में दिया हो। तो बच्चों इसमें जो नीचे a1 b1 c1 है वो इस रेखा का क्या डायरेक्शन रेशियो है और x1 y1 z1 क्या उस पॉइंट से जाने वाली ये रेखा होती है। ऐसे ही इस रेखा का डायरेक्शन रेशियो a2 b2 c2 है। अगर सीधे a1 b1 c1 a2 b2 c2 उनका अनुपात 9 दिया हो और सीधे ऐसे दिया हो, उन रेखाओं के समीकरण ऐसे दिए गए हैं, तो ऑलरेडी इसमें a1 b1 c1 से आप तुरंत उसका अधिक अनुपात निकाल लेंगे, a2 b2 c2 से उसका अधिक अनुपात निकाल के और फिर फार्मूला यही लगा लेंगे हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 बटे अंडर ना। तो यहाँ से आप a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ऐसे ज्ञात करेंगे। अब आइए इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बताते हैं। तो अब हम ज्ञात करते हैं दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। बच्चों यदि दो रेखाएं इस प्रकार हो जो परस्पर प्रतिच्छेद कर रही हो, इनके बीच की न्यूनतम दूरी का अर्थ क्या होगा? न्यूनतम दूरी तो 0 हो। ये चाहे एक समतल में हो या अलग अलग समतलों में हो। जैसे एक समतल में तो आपको सीधे दिख रहा है ऐसे, अगर स्पेस में आते, अंतरिक्ष में आते, कोई भी एक लाइन ऐसे सोच लो, कोई एक लाइन ऐसे, ये दोनों क्रॉस कर रही हैं ऐसे, मतलब प्रतिच्छेद कर रहे थे, इनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगा? 0 होगा। और यदि दो रेखाएं ऐसे पैरेलल हो, इनके बीच की न्यूनतम दूरी का अर्थ क्या होगा? इनके बीच की लंबवत दूरी से अभिप्राय होता है। ये चाहे एक समतल में हो या फिर स्पेस में भी हो सकती है। स्पेस में ऐसे एक लाइन है, एक लाइन ऐसे, दोनों लाइन पैरेलल है, तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी उनके बीच की लंबवत दूरी से होगा। लेकिन बहुत सी ऐसी लाइन हैं जो एक समतल में नहीं होती हैं। जैसे आपके सामने एक घनाभ हम बनाए हैं, ध्यान दीजिए। इसके कितने फलक हैं आपको ज्ञात है? इसके 6 फलक होते हैं। इसके ऊपरी फलक इस कोर और इस कोर को मिलाते हुए अगर एक लाइन हम खींच दें ऐसे, इस लाइन पर विचार करें, थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा ओरिजिनल फिगर में ऐसे। आप वीडियो रोक के थोड़ा फिर ध्यान से सोचेंगे, ठीक। इसके ऊपरी सतह, ऊपरी फलक पर ऐसे इस विकर्ण को, और ये सामने वाला जो फ्रंट ये दीवार है आपका, इसके अगर इस 2 पॉइंट को मिलाने वाली रेखाएं हों, थोड़ा इन 2 रेखाओं पर आप विचार करें, ध्यान दीजिएगा। क्या ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी? वीडियो रोको, ध्यान से समझो। इस लाइन को सोचिए, आप अपने एक रूम, एक कमरे, जिस रूम में आप हैं उस रूम पर ऐसे सोचो, एक छत पर ऐसे लाइन सोच लो और इस दीवार पर आप देखेंगे दोनों लाइन परस्पर कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगे और दोनों विषम समतल, अलग अलग समतल में है। इस समतल में होगा और इस समतल में होगा। इनके बीच की न्यूनतम दूरी का अभिप्राय क्या होगा? बच्चों यहाँ पर इसी पॉइंट को हमें पढ़ना है, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। इनके बीच की न्यूनतम दूरी का मतलब होगा एक ऐसी लाइन हम खींचे जो दोनों पर लंब हो, दोनों रेखाओं पर लंब हो, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इनके बीच की दूरी का। ओके, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो होगा जो दोनों पर लंब हो। हमें इसके लिए फार्मूला यहाँ पर डिराइव करना है, उनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगा, किन परिस्थितियों में, जब इस रेखा का समीकरण पता हो, इस रेखा का समीकरण पता हो, मीन्स इसका दिक्कनुपात पता हो, इसका दिक्कनुपात पता हो, किस पॉइंट से रेखाएं जा रही हैं, ये सभी चीजें पता है, तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी हम ज्ञात करते हैं। तो आइए उस फार्मूला को हम बनाते हैं। अब हम 2 विषम समतलीय रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। बच्चों मान लेते हैं एक लाइन L1 और एक कोई ऐसी लाइन है L2। सपोज दैट L1 का समीकरण, सदिश समीकरण मानते हैं, R इक्वल A1 प्लस लैम्डा B1, और L2 का समीकरण मानते हैं R इक्वल A2 प्लस, ये कांस्टेंट चेंज कर देते हैं, म्यू B2। अगर हम इस पर एक पॉइंट यस मान लें, इस पर एक पॉइंट T मान लेते हैं, जिसका तो ये क्या है, R इक्वल A1 प्लस लैम्डा B1 का मतलब क्या है, ये लाइन L1 एक पॉइंट A1 से होकर जा रही है और B1 के पैरेलल है। इस A1 को हम यस ही मान लिए, यस का स्थिति सदिश A1 है और T का स्थिति सदिश क्या है, A2 है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं और कहीं यस T की बात करें तो T का स्थिति सदिश माइनस यस का, मीन्स इसको आप A2 माइनस A1 तो लिख ही सकते हैं।
अब एक ऐसी लाइन हम सोचते हैं जो L1 और L2 दोनों पर परपेंडिकुलर हो, PQ। अगर ये E हो तो हमें क्या ज्ञात करना होगा, यही PQ की जो लंबाई होगा वही PQ इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी होगा। किस परिस्थिति में, अगर ये भी लंब हो और ये भी लंब हो तब। ओके, यदि ST और PQ के बीच का एंगल थीटा हो, ध्यान दीजिएगा, यदि ST व PQ के बीच का कोण थीटा हो बच्चों, तो हम PQ को क्या लिख सकते हैं, ST cos थीटा। ST का प्रक्षेप PQ होगा, PQ की दिशा में प्रक्षेप जो होगा ST cos थीटा। इस पॉइंट को अभी लेकर हम आगे चलते हैं। ओके, उसके बाद ये ध्यान दीजिए, PQ की दिशा में हम इकाई सदिश ज्ञात करना चाहते हैं। PQ है क्या, L1 पर भी लंब है और L2 पर भी लंब है, और L1 किसके पैरेलल है, B1 के पैरेलल है, और L2 किसके पैरेलल है, B2 के पैरेलल है। तो इसका मतलब B1 और B2 दोनों पर PQ लंब होगा। दो ऐसे सदिश B1 और B2 जिनके दिशाओं में दोनों पर लंब हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट वाले चैप्टर में आप जाएं, सदिश गुणनफल में कोई भी वेक्टर A और B है तो उन दोनों के परपेंडिकुलर सदिश को आप क्या लिखते थे, A क्रॉस B अपॉन मॉड A क्रॉस B। इसलिए आप यहां लिख सकते हो PQ की दिशा में इकाई सदिश यन कैप अगर कहते हैं इसे, तो आप क्या लिखोगे, B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड B1 क्रॉस B2। अब यहां एक चीज और देख सकते हैं, यदि PQ की लंबाई D हो तो वेक्टर PQ को आप क्या लिखेंगे, वेक्टर PQ को D यन कैप भी लिख सकते हैं, जहां यन कैप क्या है, इतना। अब यहां देख सकते हैं आप, PQ और ST के बीच का एंगल कितना है, थीटा। जैसे आप समझ चुके हैं, दो सदिश A और B हैं जिनके बीच का कोण थीटा, तो cos थीटा बराबर आप क्या लिखते हो, cos थीटा बराबर ये फार्मूला A डॉट B अपॉन मॉड A इंटू मॉड B तो लिखते ही हैं। तो यहाँ A भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम शुरू में मान चुके हैं ST और PQ के बीच का एंगल थीटा है, तो cos थीटा बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं। इसलिए cos थीटा इक्वल ST वेक्टर ST इंटू वेक्टर PQ अपॉन मॉड ST इंटू मॉड PQ। तो अब यहाँ अगर मान रखते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, cos थीटा इक्वल क्या लिख सकते हैं, आप इसको चाहो तो पूरा भी मॉड में भी लिख सकते हो, क्योंकि वो न्यून कोण है। ST मीन्स क्या है, A2 माइनस A1, ध्यान दीजिए, A2 माइनस A1 डॉट PQ को क्या लिख रहा है, D यन कैप अपॉन ये ST क्या है, मॉड ST को आप ST ही लिख जाओ, कोई दिक्कत नहीं। PQ वेक्टर PQ है क्या, ध्यान दीजिए, इसका मॉड लिखना है तो मॉड यन कैप क्या होगा, 1। ध्यान दो, PQ का मॉड, तो ये केवल D लिखते हैं, इंटू ये तो 1 होगा। तो फिलहाल इस D से ये D तो आपका कैंसिल होगा। फिर यहां देख सकते हैं A2 माइनस A1 यन कैप को आप क्या लिख रहे हैं, यन कैप यानी कि B1 क्रॉस B2, यहाँ रहा B1 क्रॉस B2 अपॉन यहाँ ST और ये बटे मॉड B1 क्रॉस B2। अभी यहां से बस 2 लाइन और है, आपको फार्मूला मिल जाएगा। बच्चों थोड़ा ध्यान से एक बार इसको रिपीट कर लें। हमें करना ये था, L1 और L2 2 लाइन है जिनके इक्वेशन यहाँ दिए हुए हैं, तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। इस पर 2 पॉइंट S और T माने, जिनका वेक्टर स्थित सदिश पोजीशन वेक्टर A1 A2 है। इनके बीच की न्यूनतम दूरी का मतलब एक ऐसा रेखाखंड जो दोनों पर लंब हो, उसको हम PQ को वहां पर बनाए, PQ को यहाँ ज्ञात किया ऐसा। उसके बाद अभी इन दोनों रेखाओं के बीच का एंगल अगर थीटा है तो cos थीटा का फार्मूला लिख के उस मान को हम यहाँ ज्ञात कर रहे हैं। उसके बाद अभी इस फार्मूले में ये जो इक्वेशन 1 बना के हम छोड़े हैं, इसी से हम PQ की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। PQ को हम D मान चुके हैं, यहाँ से PQ का मान यहाँ से प्राप्त होगा। अभी तरी बात थोड़ा नोट कीजिए, मिटाते हैं इसको, उसके बाद फिर
वीडियो रोकिए और नोट कीजिए इसको। तो अब यहां से हमें क्या करना है, पी क्यू निकालना है। अतः पी क्यू बराबर, यहां इक्वेशन 1 से क्या लिख रहे हो, यस टी कॉस थीटा। ओके, यस टी मापांक है, यस टी की लंबाई से मतलब मेरा कॉस थीटा का मान अगर इसको लिखते हैं यहां तो क्या आएगा, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन यस टी मॉड B1 क्रॉस B2। बच्चों यहाँ एस टी परिमाण है दोनों, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से पी क्यू मीन्स इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या मिल गया आपका। इसमें किसी को पहले बाद में लिखा जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड B1 क्रॉस B2, ये फार्मूला होगा आपका इन दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का। तो कैसे इसका यूज होगा इस बात को एक बार और अच्छी तरह से समझ लो, वीडियो को रोके तो नोट कर लो। तो हमें इस फार्मूला का यूज करना है तो इस तरह से समझना होगा। हमारे पास दो सरल रेखाएं हैं, R इक्वल A1 प्लस लैम्डा B1 और R इक्वल A2 प्लस म्यू B2, ये दो लाइन है आपके पास। तो कैसे प्रयोग होगा, यहाँ देखो A1 A2 से तुलना कर लेंगे, यहाँ मान रखेंगे, B1 B2 यहाँ पर, वो दोनों मान यहाँ रख के, जैसे क्वेश्चन तो आपका कुछ इस टाइप का मिलता है, जैसे क्वेश्चन आपका ऐसे मिलता है, R इक्वल कुछ ऐसे मिलेगा, I प्लस J प्लस 2K प्लस कुछ भी होगा लैम्डा 2I माइनस J प्लस K, ऐसे दूसरी सरलेखा ऐसे कुछ और होगा, यहाँ प्लस म्यू करके कुछ और होगा। ये A1 हो गया, A2 हो गया, ये मान आप इसमें पुटअप करेंगे और यहाँ से B1 B2 यहाँ लाकर उसका पहले क्रॉस प्रोडक्ट हम सारणिक बना के ज्ञात कर लेंगे, वो सब मान इसमें फिलअप करेंगे। तो ऐसे दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और हमको लगता है कि इस पर एक क्वेश्चन आपका श्योर 100% गारंटी है आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। बच्चों इस टॉपिक को आप तैयार रखें, ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब हम दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना चाहते हैं। बच्चों सपोज दैट L1 और L2 दो रेखाएं हैं। मान लेते हैं L1 का समीकरण R इक्वल A1 प्लस लैम्डा B, ध्यान दीजिए अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो एक ही सदिश B के पैरेलल होंगे, B1 B2 मानने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरे जो लाइन L2 है इसका समीकरण मानते हैं A2 प्लस म्यू B। ओके, ये दोनों B के ही पैरेलल है। इस पर दो पॉइंट, एक यस और एक टी कहीं भी मान लेते हैं, जिसका यस का स्थिति सदिश A1 और टी का पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश क्या है A2। तो अगर हम बात करें यस टी का तो फिर यस टी को हम क्या लिख सकते हैं, ये A2 माइनस A1 तो लिखेंगे। क्यों? क्योंकि टी का पोजीशन वेक्टर हम A2 मानते हैं और यस का पोजीशन वेक्टर A1 मान रहे हैं। अगर हम यहां से इस पर लंब खींचते हैं, कोई पी टीपी या पीटी कुछ भी लिखें, तो यही इसके बीच की न्यूनतम दूरी होगा। अगर ये पैरेलल है हमें इस टीपी को ही ज्ञात करना है। अगर हम मान लेते हैं इस बी वेक्टर बी इसके पैरेलल है, बी और एस टी के बीच का एंगल यदि थीटा हो, मान लेते हैं माना एस टी तथा वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा, तो सदिश गुणन क्रॉस प्रोडक्ट से आप क्या लिख सकते हैं, बी क्रॉस एस टी लिखना हो, जैसे फार्मूला आपके पास ये है, ए क्रॉस बी का फार्मूला क्या जानते हो, मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप लिखते हैं, जहाँ एन कैप L1 L2 दोनों पर लंब होगा। तो बी क्रॉस एस टी को आप क्या लिखोगे, मॉड बी इंटू मॉड एस टी इंटू इनके बीच का एंगल आप थीटा मान चुके हैं साइन थीटा इंटू एन कैप, जहां एन कैप क्या होगा, L1 और L2 दोनों के परपेंडिकुलर दिशा में इकाई सदिश होगा। ओके,
अब यहां से यहां इस वेक्टर बी क्रॉस एस टी को आप क्या लिख सकते हो, एस टी यहां ध्यान दीजिए, आप लिख सकते हो A2 माइनस A1। ये मॉड बी ऐसे छोड़ दो, मॉड बी, इस मॉड एस टी को आप ओनली एस टी लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू एन कैप। एक चीज और यहां ध्यान दें, इस ट्रायंगल में अगर हम पीटी को लिखना चाहें, पीटी को क्या लिखेंगे, एस टी साइन थीटा। ये बाई ट्रिग्नोमेट्री के सारे आप देख सकते हैं, एस टी समकोण त्रिभुज बन रहा है तो पीटी को आप एस टी साइन थीटा लिख सकते हैं। इस एस टी साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं, पीटी, या इसको आप लिख सकते हैं वेक्टर बी क्रॉस A2 माइनस A1, एक कोष्टक ही बनाते हैं, A1 इक्वल मॉड बी, वन इसको पीटी लिखना इंटू एन कैप। अगर दोनों साइड का मॉड लेते हैं, वेक्टर बी क्रॉस A2 माइनस A1 इक्वल मॉड बी, यानी पीटी तो मॉड ही है, मॉड एन कैप क्या होगा, 1 होगा। तो यहां से पीटी बराबर क्या मिल गया, पीटी मॉड बी को इसके नीचे लाते हैं, तो ये पूरा मॉड एक ही में लिख सकते हो, बी क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन मॉड बी। ये क्या मिला, ये दो रेखाएं हैं, R इक्वल A1 प्लस लैम्डा बी, R इक्वल A2 प्लस म्यू बी। मतलब ये ऐसी रेखाएं जो B के पैरेलल हैं, आपस में भी समांतर हैं, इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना होगा, इस B को यहाँ से लिख लेंगे और A2 माइनस A1 यहाँ से जो भी होगा लिख के मापांक से ऐसे भाग देंगे। मतलब इसका यूज ऐसे होगा, सपोज दैट R बराबर कुछ ऐसे दिया हो, 2i प्लस जे प्लस के प्लस लैम्डा करके यहाँ कोई वेक्टर हो, और फिर R इक्वल ऐसे कोई और न्यू ऐसे हो, ये दोनों सेम होगा, जो भी होगा उसका मॉड कर लेंगे, A2 माइनस A1 करके इसमें मान फिलअप करेंगे, जो आएगा इनके दो समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का एक फार्मूला हो गया। बच्चों इसके बाद हम एक्सरसाइज 11.2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मेरा है, इस वीडियो को जरूर देखें शुरू से अंत तक, रोक के वीडियो देखिए, और उसके बाद हम 11.2 प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं।